6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P लेना है और उस P बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचकर उनकी लंबाई को मापना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप चाप भरिए, 6 सेंटीमीटर की जो लाइन है यहाँ है, और अब देखिए प्रकार के बीच में उंगलियां देनी है आपको इस तरह से, और इसको चौड़ाते जाइए। और देखिए जैसे ही जो अपनी जो टिप है वो कहाँ आ गई, इस बिंदु पर आ गई। तो अब मैं एक यहाँ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना रहा हूँ भाई। ठीक है, ये वृत्त बना दिया, इसका ये केंद्र O आ गया। ठीक है, अब इससे क्या करना है, 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P लेना है। अब मुझे देखिए केंद्र O पर अपने स्केल को रखिए और 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, 10 सेंटीमीटर का। देखिए 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड आ गया, तो ये बिंदु क्या आ गया, P। अब मुझे इस P बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। आप ऐसे नहीं खींच सकते सीधे इसके लिए कर भाई कि स्पर्श रेखा ऐसे खींच, ऐसे नहीं खींचते हैं। तो कैसे खींचते हैं, अब मुझे इस OP रेखाखंड का लंबवर्धक करना है। अब लंबवर्धक करने के लिए आधे से ज्यादा आप चाप भर लीजिए, जैसे आधे से ज्यादा हो गया। ठीक है, आधे से ज्यादा कितना भी ज्यादा हो जाए, आधे से कम पर वो दोनों चाप कटते नहीं है। ठीक है, अब P बिंदु से एक चाप ऊपर काटिए, ठीक है, और एक चाप नीचे काटिए, काट दिया। अब O बिंदु पर फिर अपनी प्रकार को लेके आइए, एक चाप ऊपर काटिए, एक चाप नीचे काटिए। अब दोनों चाप जहां कटे उनको डॉट डॉट करके आप मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है भाई, ये दोनों चापों के जो मिड पॉइंट थे उनको मैंने डॉट डॉट करके मिला दिया। इससे एक बिंदु आ गया M। ये M क्या है, इस M बिंदु ने क्या कर दिया, इस OP रेखाखंड को 2 भागों में बांट दिया, अर्थात लंबवर्धक करने से OP रेखाखंड 2 भागों में बट गया, अर्थात OM बराबर MP। अब M बिंदु पर मैं अपनी प्रकार को ले जाऊंगा, प्रकार को ले जाकर और O बिंदु पर रख के देखूंगा। देखिए तो जितनी दूरी पर O होगा उतनी दूरी पर क्या होगा, P बिंदु होगा। देखिए तो अब मैं एक ऐसा वृत्त खींचूंगा M पर प्रकार रख के कि जो P और O दोनों बिंदुओं से होकर गुजरता है। अब देखिए जो मैंने वृत्त खींचा वो P बिंदु से होकर भी गुजर रहा है और O बिंदु से होकर भी गुजर रहा है। अब इस वृत्त ने पहले वाले वृत्त को 2 जगह काटा, एक जगह मैं A अंकित कर देता हूं, एक जगह क्या कर देता हूं, B अंकित कर देता हूं। अब PA, ठीक है, PA और PB को मिला दीजिए इस तरह से भाई। हाँ मैं इस तरह से मिलाता हूं क्योंकि आपको देखने में समस्या होगी। तो देखिए भाई PA और PB को मिला दिया। अब PA और PB क्या है, वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं। अब इनकी लंबाई को आप नाप सकते हैं। देखिए नाप कर देखिए, तो देखिए कितने की हो रही है, 8 सेंटीमीटर। PA 8 सेंटीमीटर की और PB कितनी है, 8 सेंटीमीटर की, अर्थात PA और PB दोनों ही 8 सेंटीमीटर की आई हैं। PA बराबर PB दोनों ही 8 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। अब गणना द्वारा हम इसको सत्यापित भी कर सकते हैं कि भाई 8 सेंटीमीटर की आएंगी। तो हम मैं इसके लिए क्या करता हूं भाई कि केंद्र को A बिंदु से मिला देता हूं। ठीक है, केंद्र O को A बिंदु से मिला देता हूं इस तरह से डॉट डॉट करके। अब हम ये OA क्या हुई, त्रिज्या। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, अर्थात त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है, 90। तो ये कोण जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 90, क्योंकि OA क्या है, त्रिज्या, और PA क्या है, स्पर्श रेखा। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा हमेशा परपेंडिकुलर होती है किस पर, त्रिज्या पर। ठीक है, तो अब एक समकोण त्रिभुज बन गया, कौन सा, OAP। तो समकोण त्रिभुज OAP में अब देखिए समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये तो कर्ण के रूप में कार्य करेगा और ये लंब के रूप में और ये आधार। तो अब देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई अर्थात PA स्क्वायर। तो PA स्क्वायर कैसे निकाल सकता हूं मैं, OP का स्क्वायर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग अर्थात OA का स्क्वायर। तो देखिए OP रेखाखंड कितने का खींचा था मैंने, 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि प्रश्न में था कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P। तो मैंने केंद्र से 10 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर का खींचा था। ठीक है भाई, यहां से यहां तक, तो 10 का वर्ग माइनस OA अर्थात इस वृत्त की त्रिज्या, O को केंद्र मानकर कितनी त्रिज्या, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा था, 6 सेंटीमीटर। तो 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग अर्थात 100 माइनस 36 बराबर 64। तो PA स्क्वायर कितना है, 64 का। तो PA बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो गणना द्वारा भी 8 सेंटीमीटर आनी चाहिए थी और मापने पर भी कितने की आई है, 8 सेंटीमीटर की। देखिए 11वां प्रश्न, भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है और वो इस प्रकार है कि tan अल्फा का मान 1/3 है। आपको मान याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा मान दे रखा है 1/3।
100 मीटर मीनार की तरफ चलने के बाद उन्नयन कोण बीटा इस प्रकार है कि tan बीटा बराबर 3/4 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो देखिए मैं बना देता हूं, एक मीनार है मेरे पास ये, ठीक है भाई, ये मीनार है और ये, तो देखिए मीनार बना दी मैंने ए बी। अब देखिए सी बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, चलिए सी बिंदु ये कितना है अल्फा, ये सी बिंदु था। अब सी बिंदु से मीनार की तरफ हम चले 100 मीटर, चलिए यहां आगे डी बिंदु पर, तो सीधी सी बात है सी डी कितनी हुई 100 मीटर, ठीक है। अब जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है बीटा, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई मैं मान लेता हूं, मीनार ए बी की ऊंचाई कितनी है h मीटर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां, माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। और एक चीज और मानिए कि बी डी बराबर क्या मान लेता हूं मैं x, तथा माना बी डी बराबर x मीटर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप किसी एक उसको ले लें, तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan का लगेगा वही सूत्र, तो tan कोण कितना है बीटा, तो tan बीटा बराबर लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी डी, ठीक है भाई। तो tan बीटा का मान क्या है भाई, इसने दे रखा है tan बीटा का मान क्या है 3/4, तो बीटा tan बीटा की जगह 3/4 बराबर ए बी का मान कितना है h और बी डी का मान क्या है x। तो x का मान इससे निकाल सकता हूं भाई मैं, x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर इससे x बराबर क्या आ जाएगा 4h/3, ये समीकरण 1, ठीक है भाई। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में वही tan का लगेगा tan, अब कोण क्या है सी बिंदु पर अल्फा, तो tan अल्फा बराबर लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी सी। अब ए बी का मान तो आपको पता ही है h और बी सी का मान क्या है बी डी प्लस सी डी। तो देखिए tan अल्फा का मान क्या दिया गया है 1/3, तो tan अल्फा के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूं 1/3 बराबर h बटे बी डी कितना है x और सी डी कितना है 100। इसका मतलब बजगुणा में करूं तो मुझे देखिए h नहीं हटाना है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो h को एलिमिनेट नहीं करना है, h को नहीं हटाना है। तो देखिए 3h बराबर कितना हो गया x + 100। अब x का मान मैं कहां से रख सकता हूं समीकरण 1 से, x का मान समीकरण 1 से रखने पर रखिए क्या हो जाएगा 3h बराबर x की जगह क्या लिखूं मैं 4h/3 + 100। अब लघुत्तम आ गया 3 का प्रत्येक पद में गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 9h बराबर 4h/3 में 3 का गुणा करूंगा तो 4h रह जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस 100 × 3, इसका मतलब 300। पक्षांतरण कर लीजिए, 4h को इधर लेके आऊंगा तो 9h - 4h तो 5h बराबर 300, तो h बराबर कितना हो जाएगा 300/5 बराबर 60। और h क्या थी मीनार की ऊंचाई, अतः आंसर लिखिए भाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 60 मीटर। ये जरूर लिखना है, मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि आपको आंसर जरूर लिखना है, नहीं तो परीक्षक आधे नंबर का दंड आपको दे सकता है। अब देखिए
12वां प्रश्न देखिए, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 हो, जहां 3a एक न्यून कोण, अर्थात a जब 3a न्यून कोण है तो a भी न्यून कोण है। तो ये देखिए पूरक कोण वाले सवाल हैं। मैंने पहले भी बताया था जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहा हूं, तो साइन का पूरक कोण कॉस होता है, कॉस का पूरक कोण साइन होता है। तो देखिए एक को बदल दीजिए, ठीक है। एक को कैसे बदलेंगे भाई, मैं साइन 3a की जगह क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, सूत्र आपने पढ़ा था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। पता है ना, कॉस के आगे जैसे ही 90 देखेंगे, कॉ हटा देंगे तो साइन रह जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा ना। तो साइन 3a किसके बराबर हो जाएगा, देखिए थीटा की बजाय 3a लिख दीजिए। तो देखिए कॉस 90 माइनस 3a लिख देंगे ना। तो देखिए सवाल में लिखिए साइन 3a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 3a बराबर क्या है, कॉस a माइनस 26, ठीक है भाई। अब कॉस से कॉस कैंसिल, मान लीजिए क्या बच गया यहां, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, पक्षांतरण कर लीजिए। तो देखिए माइनस 3a इधर लेकर आएंगे तो माइनस का a बराबर, इधर को माइनस 26 है, 90 को इधर ले जाइए तो माइनस 90, तो इसका मतलब माइनस 4a बराबर माइनस 116, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो a का मान क्या हो जाएगा, 116/4, 29 चौका 116, इसका मतलब a बराबर कितना आ गया, 29 डिग्री, और यही ही हमारा क्या था, आंसर, ठीक है भाई। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है भाई। कैलकुलेशन और देख लेना अगर कहीं मैंने कोई गलती की हो, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, ठीक है भाई, और माइनस 3a माइनस a माइनस 4a और माइनस 26 माइनस 90 हो जाएंगे तो 116, और 4 दूनी 8 बचे 3, 4 नाम 36, ठीक है भाई। अब देखिए 13वां प्रश्न देखिए, बहुपद fx बराबर 3x³ प्लस ax² प्लस 4x प्लस b का एक गुणनखंड x प्लस 2। देखिए जब x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब इस फंक्शन में, इस बहुपद में यदि मैं x के स्थान पर -2 रख दूंगा तो इस का मान 0 आ जाएगा। तो देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, fx बराबर, आज मक्खियां थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं भाई, 3x³ प्लस ax² प्लस 4x प्लस b। अब चूंकि x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है, अतः x बराबर -2 रखने पर, ध्यान रखना x प्लस 2 गुणनखंड है तो x बराबर -2 रखने पर इस व्यंजक का मान 0 होगा। x प्लस 3 इसका गुणनखंड होता है तो x बराबर -3 रखने से इस व्यंजक का मान 0 हो जाता है, ठीक है भाई। रखने पर व्यंजक का मान 0 होगा, ठीक है। तो रखिए f -2 क्या हो जाएगा भाई, 3x के स्थान पर -2 रखें और घात 3 प्लस ax² की जगह -2 का वर्ग प्लस 4x के स्थान पर -2 प्लस b और बराबर क्या आएगा, 0। इसका मतलब -2 की घात 3 कितने हो जाएंगे, -8, 8 3 24 माइनस के, और -2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो 4a -8 प्लस b बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, 4a प्लस b और माइनस के ये 32 हुए, इधर को ले जाएं तो बराबर 32, ये समीकरण 1, ठीक भाई। इसी तरह आगे पढ़िए, यदि इसमें x -3 का भाग दिया जाए तो शेषफल -5 बचता है। इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन में
x की जगह 3 रखूं तो शेषफल 0 के स्थान पर -5 आएगा। इसी प्रकार इसी को लिखिए, इसी प्रकार क्या रखूंगा मैं, f3, तो f3 का मतलब 3 इंटू 3 की घात 3 प्लस, भाई x के स्थान पर 3 रखने, x स्क्वायर, इसका मतलब 3 का वर्ग प्लस 4, और x के स्थान पर तीन, माइनस नहीं प्लस के 3, क्योंकि x -3 है, और प्लस b बराबर क्या बच रहा है, -5। ठीक है भाई, तो देखिए क्या हो गया, ये 3 की घात 3 27, 27 3 81 प्लस 9a 3 का वर्ग 9, और ये 12 प्लस b बराबर -5। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 9a प्लस b और 81 12 93 इधर को जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर -98, और ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को सरल कीजिए भाई। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा भाई, तो देखिए समीकरण 1 को लिखें 4a प्लस b बराबर 32, और दूसरे को लिखें 9a प्लस b बराबर -98। 1 है 2 है भाई, दोनों को घटा देते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, -5a बराबर ये कितना हो जाएगा, 130। ठीक भाई, तो a बराबर 130 हो जाएंगे भाई, 130 बटे -5 बराबर -26। a का मान तो कितना आ गया, -26। a का मान कोई से समीकरण में रख दीजिए, समीकरण चलो 1 में रख देता हूं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 4 a के स्थान पर -26 प्लस b बराबर 32, तो 26 चौका 104 प्लस b बराबर 32, इसका मतलब b बराबर क्या हो जाएगा, 32 और ये प्लस 104, ठीक है, बराबर 136। b का मान ये आ गया। अतः आंसर लिखिए a बराबर -26 और b बराबर 136, ये ही हमारा आंसर है भाई। ठीक है, अब समझ में आपके आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रेखाखंड खींचना है और उसको 4:3 में विभाजित करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 10.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच देता हूँ। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ भाई। और जैसे ये स्केल है तो देखिए ये प्रारंभिक बिंदु इसका, और 10.5 ये 10 हुए और ये 5। ठीक है, तो 10.5 का एक रेखाखंड में खींच लेता हूँ, और ये इसका इनिशियल पॉइंट ए है और इसका ये फाइनल पॉइंट बी है। अब इसको 4:3 में अंतः विभाजित करने के लिए मैं क्या करता हूं कि बिंदु ए से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जहां भी आपको अच्छा लगे या सुविधा हो, एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देता हूं। एक रेखाखंड और खींच रहा हूं मैं ए से न्यून कोण बनाते हुए, और जिसको मैं नाम क्या देता हूं, ए एक्स। ठीक है, अब मुझे कितने अनुपात में विभाजित करना है, 4:3, इसलिए 4 + 3 अर्थात 7 मुझे बराबर लंबाई के भाग करने हैं। तो इसके लिए मैं कोई भी चाप भर लेता हूं, जैसे इतना बड़ा अपनी स्वैच्छिक लंबाई का, और ए से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मैंने ये बराबर लंबाई के 7 चाप खींचे भाई या काटे। तो A1 इसका नाम, इसका A2, इसका A3, इसका A4, A5, A6 और ये A7, जो अंतिम होता है, ठीक है, उसको B से मिला देते हैं हम। ठीक है भाई, अब A7 के साथ जो ये रेखा AX जितना कोण बना रही है, ठीक है, उतना ही सीधी सी बात है A7 B के पैरेलल मुझे अब कहां से खींचनी है, A4 से। ठीक है, A4 से एक रेखा समांतर रेखा खींचनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, कोई भी चाप लेगा और A7 पर प्रकार रखिए और एक चाप खींचिए इस तरह से। ठीक है,
वही बात प्रक्रिया मुझे कहां से दोहरानी है, A4 से। अब इस जो चाप आपने खींचा था उसको आप इस तरह से माप लें, ये माप लिया ना। एक प्रकार का जो हिस्सा है यहाँ होना चाहिए और दूसरा यहाँ होना चाहिए। अब मैंने ये बिल्कुल फिक्स नापना है आपको, माप लिया। और अब उसी को जो मैंने चाप काटा था ना A4 से, उस पे उसी चाप को अच्छी तरह से देखिए ले जाके और ये चाप मैंने काट दिया ना भाई चाप। अब जो चाप जो काटा उसको A4 से मिलाते हुए और रेखा खींच दीजिए। ये जो रेखा होगी वो A7B के समांतर आई। आप देख रहे हैं जितना गैप यहां है उतना ही गैप यहां तक है। ये बिंदु मैंने क्या मान लिया, C। ठीक है, तो अब AC अनुपात CB कितना होगा, 4:3। वैसे भी आप देखिए AB रेखाखंड मैंने कितने का खींचा था, 10.5 सेंटीमीटर का। अब वैसे भी आप देखो विभाजित करके देखते हैं, AB कितने का था भाई, 10.5 सेंटीमीटर का। अब मैंने कितने भाग किए थे, 4:3 अर्थात 7। तो अब मैं कैसे कह सकता हूं कि AC कितने का होना चाहिए, 10.5 में 7 का भाग दीजिए और 4 का गुणा कर दीजिए, है ना। कुल लंबाई में अनुपातों का कुल का भाग दीजिए और जिसका ज्ञात कर रहे हैं अर्थात 4 हिस्सा ज्ञात करें तो 4 का गुणा कर दीजिए। तो 7 से 7 1 7 7 35 और 15 चौक तो 1.5 गुणा 4 करेंगे तो यह जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप देख के नाप कर देखिए ना AC 6 सेंटीमीटर है या नहीं। तो देखिए मैं नाप के देख रहा हूं, आ गया ना बिल्कुल 6 सेंटीमीटर। अर्थात AC कितना आ गया मेरा, 6 सेंटीमीटर। और CB कितना रह गया, 4 कितना है, 4.5। ये कितना आ गया भाई, 4.5। और वैसे भी निकाल के देख लीजिए CB कैसे निकालते भाई, 10.5 बटे 7 गुणा 3। ये 1.5 गुणा 3 कर दे तो 4.5 आ जाते। अब निकाल के देख लीजिए 6 और 4:5 का अनुपात कैसे निकालेंगे भाई, इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए 60:45 कह दें। अब 15 से काट दीजिए, 15 चौका 60 और 15 3 45। देखिए 15वां प्रश्न देखिए, AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। देखिए ये चाप हैं, वृत्त के भाग हैं भाई। यदि कोण AOB 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसा आप चित्र देख रहे हैं तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि त्रिज्य खंड कौन सा, AOB का क्षेत्रफल, या जो कि OAB के क्षेत्रफल में से अगर मैं त्रिज्य खंड OCD का क्षेत्रफल घटा दूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना भाई। और ध्यान से देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो किसके बराबर होगा भाई, त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड OCD का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² थीटा बटे 360। तो देखिए अगर मैं पहले की त्रिज्या कितनी है 21, तो क्या लिख सकूं मैं, πr1² थीटा तो दोनों का बराबर है 30 बटे 360 माइनस πr2², दूसरे की त्रिज्या जो कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इसको मैं r2 मान लेता हूं, थीटा समान है बटे 360। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, एक तो पाई कॉमन है, एक थीटा कॉमन है, एक 360 बटे में कॉमन है। यहां से क्या बच रहा है r1², यहां से r2²। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं इसको, पाई का मान 22/7 रखिए भाई, ठीक है। और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बटे 360 मैंने लिख दिया। r1² इसका मतलब 21 का वर्ग माइनस r2 अर्थात 7 का वर्ग। तो देखिए ये 12 बार कटा, ठीक है, और 6 और ये 11, तो ऊपर क्या रह गया भाई 11 बटे 7 गुणा 6, बाद में काटेंगे। अब देखिए 21 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, अब तरीके दो हैं, 21 का वर्ग 441 यहीं लिख दीजिए और 7 का वर्ग 49। और अगर ऐसे नहीं है तो एक बार 21 और 7 को जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो मैं ऐसा ही करता हूं 21 + 7 और 21 -
7। ठीक है भाई, तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, 11/7 गुणा 6 गुणा 21 और 7 28 और ये 14। 21 में 7 गए तो देखिए 7 चौका 28, तो 11 चौका 44 और फिर और भी काट देते हैं, चलो 3 और ये 2, तो 11, तो कितना हो गया भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 11 गुणा 2 गुणा 14/3। और आप देख लेना तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, 14 दूनी 28, 28 गुणा 11/3 अर्थात 11 8 88, 11 दूनी 22 और ये 30/3 इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसको सरल करना चाहे तो कर देना, नहीं इतना लिखकर आ जाएंगे आंसर सही माना जाएगा। ठीक है भाई, और कैलकुलेशन आप देख लेना कहीं में अगर गलती कर गया हूं तो। अब देखिए 16 में पृष्ठ को देखिए, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं भाई, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। ठीक भाई, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ऐसे प्रश्नों में कि कंचों की कुल संख्या, क्योंकि एक कंचा हम निकालेंगे तो कुल परिस्थितियां क्या हो सकती हैं प्रायिकता में कि कंचों की कुल संख्या के बराबर, जैसे 52 ताश के पत्तों में से एक ताश का पत्ता खींचूं तो 52 परिस्थितियां टोटल बन सकती हैं। तो यहां कैसे लिखेंगे, यहां कंचों की कुल संख्या, कंचों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है भाई, 5 तो लाल हैं, 8 सफेद हैं, 4 हरे हैं, तो 5 8 13 और 4 17, 17 टोटल कंचे हैं। अब लाल आने की प्रायिकता क्या है, लाल कंचे कितने हैं भाई, ठीक है, तो इसमें लिख देता हूं, एक कंचा निकालने पर कुल परिस्थितियां, कुल संभव स्थितियां, कुल संभव स्थितियां कितनी हो गई भाई, 17 हो सकती हैं, 17 में से कोई स्थिति हो सकती है। लाल, चूंकि लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है भाई, इसलिए लाल आने की अनुकूल स्थितियां कितनी होंगी, 5। अतः लाल कंचा के अनुकूल स्थितियां कितनी होंगी, 5। अतः लाल कंचा आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, PA बराबर, सूत्र लिखेंगे, सूत्र नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कट जाएगा भाई। अनुकूल स्थितियां, घटना के पक्ष में अनुकूल स्थितियां, आप मैंने पूरा जानबूझ के नहीं लिखा, आप पूरा लिखना, घटना के जो भी घटना हो रही है, ठीक है, उसके पक्ष में कुल स्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, कुल संभव स्थितियां। तो PA बराबर अनुकूल स्थितियां कितनी है, 5 और कुल संभव स्थितियां 5/17, तो लाल कंचा आने की प्रायिकता हो गई 5/17। अब देखिए भाई, हरा नहीं है, इसका मतलब क्या है, हरा नहीं है तो वो लाल होगा या क्या होगा, सफेद होगा। ठीक है भाई, तो हरा नहीं के अनुकूल स्थितियां कितनी होगी भाई, अनुकूल स्थितियां, हरा नहीं इसका मतलब तो फिर वो संख्या क्या होगी, या तो लाल है या सफेद है, तो कितना भाई, लाल या सफेद में से आना चाहिए, हरा नहीं आना चाहिए, तो 5 + 8 बराबर 13, इसलिए हरा ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता
क्या हो जाएगी, पी बी मान लेता हूं बराबर, इसकी अब सूत्र लिखेंगे अनुकूल स्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, तो 13। ये हरा नहीं है, ध्यान से ना कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं एक में से घटाने लग जाओ, नहीं। 13 बटे कुल कितनी है, 17। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है भाई। कभी कभी कंफ्यूज कहां हो सकते हैं कि जैसे कोई प्रायिकता दे रखी है, ये मान लो 1/3, अब मैं ना होने की प्रायिकता निकालूं तो हम क्या करते थे, ऐसे ही करते थे ना, ए बार करके, नहीं तो 1 में से 1/3 को घटा देते थे, 2/3। ये स्थिति नहीं है भाई, मैंने यहां दूसरे तरीके से किया, हरा नहीं, अर्थात वो कंचा या तो लाल है या सफेद है, तो लाल और सफेद टोटल कितने, 13। तो हरा नहीं होने के अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएंगी, 13। अब तो बात आई ना समझ में, आ गई होगी समझ में। चलते हैं अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए अब सेक्शन सी, जिसके सभी प्रश्न 3-3 अंक के हैं भाई। तो देखिए 17वां प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इसके 21वें पद से 120 अधिक है ना भाई। तो देखिए इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, पहले तो घबराना नहीं है आपको। प्रथम पद ए बराबर 3, फिर क्या लिखते हैं, सार्वंतर, इसका सार्वंतर क्या है, सार्वंतर डी। इसमें से कोई दो क्रमिक पदों को घटा देते हैं, 15 में से 3 घटाइए या 27 में से 15 घटाइए, तो 15 - 3 बराबर 12। अब पूछ क्या रहा है, इसका कौन सा पद, तो मैं क्या लिख सकता हूं, माना इस श्रेणी का या इस एपी का nवां पद 21वें पद से 120 अधिक है। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं, nवें पद को कैसे व्यक्त करूंगा मैं, n इसके बराबर है 21वें पद, a 21 से 120 अधिक है। बात आई ना समझ में, nवां पद 21वें पद से 120 अधिक है। अब nवें पद का सूत्र क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 21वां पद है, तो a प्लस n की जगह 21 लिख दीजिए, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी प्लस 120, 120 को लिखते जाइए, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए a हट गया क्योंकि दोनों तरफ जो संख्या होती है वो हट जाती है, तो a से 1 कैंसिल आउट। चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज ही कर देता हूं। अब देखिए यहां क्या बचा, n-1 इंटू डी बराबर यहां कितना है 20d, 21 में से क्या था 20d प्लस 120, डी का मान भी लिख देता हूं भाई, लिख देता हूं, डी का मान कितना है 12। तो देखिए n-1 इंटू 12 बराबर 20 इंटू 12 प्लस 120, तो ये कितना हुआ 240, 12 दून 24 प्लस 120 बराबर 360। इसका मतलब n-1 बराबर क्या हो जाएगा भाई 360, और ये जो 12 है ना n-1 में गुणा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 12 3 36 30। तो n का मान n बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, तो ये 31। इसका मतलब क्या है कि nवां पद माना था ना, इस एपी का nवां पद 21वें पद से 120 अधिक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 31वां पद 21वें पद से 120 अधिक है। अतः आंसर लिखिए, इस एपी का 31वां पद 21वें पद से 120 अधिक होगा। ये हमारा आंसर। आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं, कैसे 31वां पद निकाल के देखिए, a प्लस 30d, 31वां पद क्या होगा n-1, इसका a प्लस 30d, तो a कितना है हमारा 3, तो 30d कितना है 12, 12 3 36 कितना हो जाता है 363, ये 360 और ये 3। अब 21वां पद क्या होगा a प्लस 20d, तो a का मतलब 3 प्लस 20 गुणा 12, तो ये कितना हो जाएंगे 12 दूनी 24 243, तो 363 243 से कितना ज्यादा है
120, क्योंकि तभी तो मिलके 363 आएंगे भाई। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो रिवर्स कीजिए वीडियो को, दोबारा सुन लीजिए यार। अब 18वां प्रश्न देखिए, मैंने देखिए 18 में अथवा नहीं लगाएगा, लेकिन मैंने लगा दिया है। क्यों लगा दिया है समझ गए होंगे कि भाई प्रश्न या तो ऐसा आएगा या भाई ऐसा आएगा, ये दोनों प्रश्न हैं तो एक ही, इनमें कोई अंतर नहीं है। कैसे देखिए, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु A जिसके निर्देशांक x और y हैं, B बिंदु जिसके निर्देशांक -4 और 6 हैं, C बिंदु के निर्देशांक -2 और 3 संरेखी हैं। एक बात सोचिए भाई, अगर 3 बिंदु दिए गए और वे एक ही रेखा में हों तो क्या उनसे त्रिभुज का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता तो तीनों बिंदुओं के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। ये ट्रिक है इसकी भाई, कि यदि 3 बिंदु संरेखें एक ही रेखा में हैं तो उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, इन तीनों बिंदुओं के द्वारा जो निर्मित त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर कर दूंगा भाई, ठीक है। और फिर वो संबंध आ जाएगा। और दूसरे में क्या निकल रहा है कि 3 शीर्ष दे रखे हैं, ये तीनों शीर्ष, इनका क्षेत्रफल निकलवा रहा है, तो भैया क्षेत्रफल इसका निकाल देंगे। सूत्र तो मैं आपको समझा ही दूंगा, मान कैसे रखते हैं ये समझा ही दूंगा। तो एक को मैं बता देता हूं, दूसरे को आप कर लेना। कौन से को बताऊं? आपकी दृष्टि में चाहे पहला कठिन लग रहा है, चलो पहले को ही बता देता हूं। तो देखिए, चूंकि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। ठीक है भाई। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? याद करो, 1/2 याद आ गया ना, x1 बार y2 माइनस y3, फिर x2 बार, तो उससे अगला बार y3 माइनस y1, फिर x3 बाहर तो y1 माइनस y2, और ये बराबर 0। कैसे याद रखते हैं भाई? देखो, दोनों कोष्टकों से क्रमिक रूप से बाहर क्या रहते हैं? x1 x2 x3, कोष्टकों से बाहर तो लगा दीजिए, ठीक है भाई। अब कोष्टकों के अंदर आएंगे y वाले, और उससे अगला वाला जो x है ना, उससे अगला वाले से शुरू कीजिए। तो देखिए, एक है तो y2 माइनस y3, मतलब एक से अगले वाला y2 आएगा और माइनस में उससे अगला आएगा। फिर देखिए x2 है तो x2 से अगला कोष्टक में क्या आएगा? y3, और 3 से अगला फिर 1 भाई, 1 2 3 क्रमिक रूप से यही चलेंगे। फिर x3 कोष्टक से बाहर है तो 3 से अगला y में क्या होगा? y1, और उससे माइनस में अगला y2। चूंकि संरेखें इसलिए क्षेत्रफल का मान क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। अब 1/2 का कोई महत्व है क्या? नहीं है, क्योंकि 2 का बचगुणा करेंगे तो 2 0 से वो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए x1 क्या है? देखिए, पहले जो निर्देशांक है ये x1 y1 है, अर्थात x1 की जगह x लिखूंगा, y1 की जगह y लिखूंगा। ये x2 और y2 है। तीसरा जो C बिंदु है, इसके जो निर्देशांक है वो x3 और y3 हैं। तो देखिए, पहले में क्या लिखूंगा? x1 की जगह क्या लिखूंगा? x, कोष्टक में क्या आएगा? y2, और y2 क्या है मेरा? देखिए y2 क्या है? 6। तो देखिए 6 माइनस 1/2 तो बचगुणा के कारण छोड़ दिया मैंने, क्योंकि 0 आएगा। जो बराबर 0 हो तो गुणा का कोई महत्व नहीं होता, चाहे 1/2 गुणा करो चाहे 10/8 का करो। माइनस y3, और y3 क्या है? 3। फिर आ जाइए यहां तो प्लस x2 की जगह क्या है? -4, तो -4 ही लिखिए भाई, ठीक है। तो -4। अब देखिए y3, और y3 क्या है मेरा? 3, माइनस y1 क्या है? y, प्लस x3 कितना है? -2, फिर मैंने वो लिख दिया प्लस, है ना,
क्योंकि चिन्ह का ध्यान रखना है, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। तो x3 के स्थान पर क्या लिखूंगा, -3। y1 क्या है, y माइनस y2 कितना है 6 और बराबर 0। ठीक है। दूसरे प्रश्न में x की जगह क्या है 1 लिखा हुआ है और y की जगह क्या लिखा हुआ है -1। बिल्कुल ऐसे करेंगे और उसमें 1/2 चलेगा क्योंकि उसमें 0 थोड़ी है, उसमें तो क्षेत्रफल निकल पा रहा है। अब चलिए भाई x का गुणा कितना करेंगे, 6 - 3 अर्थात 3 बचे, तो कितना हो जाएगा ये 3x -4 का गुणा दोनों में, क्योंकि घटा नहीं सकते यहां, तो देखिए -12 माइनस माइनस प्लस 4y। ठीक है। फिर -3 का गुणा कीजिए, -3y और माइनस माइनस प्लस 18 बराबर 0। अब देखिए x की संख्या कितनी है भाई, x की संख्या क्या है 3x, तो 3x। y वाली देखिए 4y और -3y, तो 1y बचा। ठीक है। और माइनस के 12 प्लस के 18, तो प्लस के 6 बचे बराबर 0। और यही संबंध पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि x और y में क्या संबंध है ताकि ये संरेख हो जाए। ठीक है। और यही हमारा क्या है आंसर 3 नंबर के लिए। इतना करना है, दूसरे को आप कर लीजिए। कोई भी समस्या आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं हल करा दूंगा। मेरा नंबर है 9829 868604। आप कोई भी प्रश्न आसानी से पूछ सकते हैं, आपको कोई डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आप हो सकता है बात करके ही समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मैं ऐसा भी कर दूंगा। और बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही बात करने से, तो वीडियो कॉल करके पूछ लेना यार, इतनी सुविधा है तो कोई नहीं देता। पर इसके बदले में यार वीडियो को शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ। ये तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो को शेयर करना है यार, हो सके अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन भी कर दें, और शेयर कर की तो कह ही दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी लिख देना। वैसे आप लोग लिखते नहीं हो, बहुत आलसी हो। चलिए खैर, पर मैं आलस आपके लिए नहीं करता कभी भी। अब आपकी मर्जी है, आप करें ना करें, आप जैसे। चलो ठीक है, अब 19वां सवाल देखते हैं। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो भाई मैं क्या करता हूं, ये जो क्षैतिज रूप में रेखाएं बनी हुई उनको हॉरिजेंटल, सॉरी और नहीं वर्टिकल, अरे मैं यार पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा बोर हो गया, इसलिए जो क्षैतिज है उसको इस तरह से खाने बना लेता हूं। तो देखिए अरे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक भाई। तो अब देखिए ये लाइन खिंच गई। अब इनमें मैं क्या लिख देता हूं, ये तो वर्ग है भाई। ठीक है, ये वर्ग का क्या नहीं, देखिए माध्य को देखते ही हमें क्या निकालना पड़ता है, x, अर्थात वर्ग का मध्य बिंदु निकालना पड़ता है। और जब माध्यक और बहुलक निकालते तो मध्य बिंदु नहीं निकालते, x नहीं निकालते, डायरेक्ट सूत्र लगा देते बहुलक में, और माध्यक में संचयी बारंबारता। ध्यान रखना भाई। तो वर्ग क्या है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, 5 का वर्ग अंतराल है भाई। और इनका x कैसे निकालेंगे, चलिए मैं कलर फिर चेंज कर लेता हूं जिससे
ये x हो जाएगा। तो देखिए इसके तरीके दो हैं, या तो 10 और 15 को जोड़कर 2 का भाग दे लीजिए, 25, 25 का आधा 12.5, या देखिए 10 और 15 में 5 का अंतर है, 5 का अंतर कितना होगा 2.5, तो 10 में 2.5 जोड़ दीजिए 12.5। अब प्रत्येक बार ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इन वर्गों के बीच में 5 5 का अंतर है, इसलिए 5 5 12.5 में जोड़ते चले आइए। तो अब 17.5 आएगा इसका मध्य बिंदु, इसका आएगा 22.5, इसका 27.5 और इसका 32.5। आप अंतिम वाले को मिला के देख लेना कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो देखिए 30 और 35 के बीच में कौन आएगा 32.5, क्योंकि 30 और 35 जोड़कर 65, 65 का आधा 32.5। अब इनकी बारंबारताएं f कितनी दी गई है भाई 4, 10, 5, 6 और 5। अब यहां से आगे दो विधि हैं, एक तो ये आप सीधे सीधे सिग्मा एफ एक्स वाले सूत्र से कर सकते हैं, f गुणा x, क्योंकि इसमें विधि का कोई नाम नहीं दिया गया, केवल माध्य निकालना है। तो मैं आपको कल्पित माध्य विधि से या पग विचलन विधि से आपको ज्ञात करके बता रहा हूं। तो आप क्या करें कि बीच वाले, सामान्यतः बीच वाले को, पर बीच में बारंबारता ज्यादा रहती है, यहां ऐसा नहीं है, तो बीच वाले को मैं कल्पित माध्य मान लेता हूं a, तो ये कल्पित माध्य मान लिया, ठीक है, या पग विचलन विधि जो भी आप चाहें। चलो पग विचलन विधि से बता देता हूं। तो उसमें क्या करते हैं हम u, तो u i लिख दें, वो क्या होता है x i माइनस a बटे h। ये सूत्र इस तरह से लिखना है। इसका हमेशा एक तरीका बता देता हूं आपको, बीच जिसको हमने कल्पित माध्य माना है, इसको a माना है ना, उसके आगे 0 लिख दीजिए, ऊपर माइनस की गिनती और नीचे प्लस की गिनती। कुछ नहीं करना है आपको, करके देख लीजिए। देखिए x i का मान 12.5 में से 22.5 गए, 10 बचे, 10 में h का मतलब वर्गंतराल का भाग दिया, 5 का कितने आए 2 ही आएंगे ना माइनस के, ठीक है ना। तो आप करके देख लेना ये। अब क्या करते हैं हम f के साथ इसका गुणा करेंगे, किसका u का, u i, ठीक है भाई। तो अब इनका गुणा कर देना, x से मत कर देना गुणा, क्योंकि देखिए 4 माइनस 2 माइनस के 8 माइनस के 10, 5 गुणा 0, 5 मत लिख देना भाई 0, 6 एकन 6, 5 दूनी 10। अब चूंकि इनका योग जरूरत पड़ेगा, तो आप इसको लिख देना भाई सिग्मा एफ आई यू आई, या एफ यू लिख देना केवल, बराबर। देखो माइनस के कितने हैं 18, प्लस के कितने हैं 16, तो कितने बचे माइनस के 2। सिग्मा एफ आई अर्थात बारंबारताओं का योग भी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 10 और 4 14, 5 19, 25 और ये 30, 5 6 11, 5 16, 26 और 4 30, ठीक है भाई। अब सूत्र लिख देना भाई, समांतर माध्य a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही है ना भाई। तो देखिए a क्या माना था मैंने, a क्या था कल्पित माध्य या पग विचलन विधि में जो माध्य मानते हैं ना 22.5, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -2 बटे सिग्मा एफ आई कितना है 30, अर्थात बारंबारताओं का योग 30, और h वर्गंतराल कितना है भाई 5 का, 30 35, तो देखिए 5 छिक्की 30, तो कितना हो गया भाई 22.5, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस 2/6, इसका मतलब 1/3, तो 22.5 माइनस 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.33 कुछ ऐसे आ जाता है। तो आप इसको 22.2 के लगभग लिख सकते हैं। तो x बार बराबर 22.2 लगभग, और ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन आप एक बार और देख लेना भाई, सूत्र लिखना है इस तरह से आप, और आप चाहें तो सिग्मा एफ एक्स वाली मतलब सीधे x और f का गुणा करके आप निकाल सकते, इनका गुणा कर देना 12.5 गुणा 4, 17.5 गुणा 10, 22.5 गुणा 5। गुणा करने में समस्या रहती है, इस सूत्र से आसानी से हो जाता है। आप कल्पित माध्य विधि से भी डायरेक्ट कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई।
देखिए यहां क्या करना है, 20वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। ठीक है भाई, ये प्रमेय है, ये क्या है, प्रमेय। तो इसमें क्या है, चित्र बनाएंगे पहले, तो एक वृत्त बनाएंगे भाई। चलिए वृत्त तो बन जाता है, देखें, ठीक है, बन गया भाई, अरे वाह। अब इसके केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लेता हूं। ठीक है भाई, अब इससे दो स्पर्श रेखाएं खींचता हूं भाई। चलो खिंच गई, कोई बात नहीं है ना, एक इधर से और खींचता हूं। ठीक है भाई, इसको भी खिंचा हुआ आप मान लेना इस तरह से। ठीक है भाई, ये चित्र बना रहा हूं मैं, और ये यहां स्पर्श हो रहा है, ये बिंदु P था, ये वृत्त का केंद्र O था। अब इनकी त्रिज्या को भी मिलाने के लिए मैं ये त्रिज्या मिला दी भाई, और ये, ठीक भाई। अब इसमें मैं A और इसको नामांकित कर देता हूं B। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या दिया है। आपको सवाल में क्या दिया है भाई, एक वृत्त दिया गया है। ठीक है भाई, चित्र में जो आप देख रहे हैं उसको लिख दीजिए, एक वृत्त है, इस पर बाह्य बिंदु P से, इसके बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जो आपको चित्र में दिख रहा है वही लिखना है। इस पर बाह्य बिंदु P से PA व PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है भाई, सिद्ध करना है, अगला क्या होता है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये देखो स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, अर्थात क्या सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB, ये बात हमें लास्ट में सिद्ध करनी है। ठीक है, अब एक शब्द और लिखते हैं, रचना, इसमें कुछ करना नहीं है। रचना में मैंने क्या किया था, OA और OB को मिलाया दिया था, OA OB तथा OP को मिलाया, इतना लिख देना भाई। अब लिखते हैं चौथा, ये पॉइंट फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, और ये फोर्थ पॉइंट है भाई उपपत्ति, अर्थात इसका प्रमाण, प्रूफ जिसको बोलते हैं, क्या है। अब देखिए दो त्रिभुज आपके सामने हैं, कौन सा त्रिभुज, एक तो OAP, तो देखिए त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज कौन से, OBP में क्या क्या समान है भाई। देखिए हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो OA त्रिज्या है, स्पर्श रेखा PA, तो ये कोण 90 का होगा और ये कोण 90 का होगा। ठीक है भाई, तो देखिए कोण पहले वाले का OAP बराबर कोण OBP, कोष्टक में लिख देना, चूंकि त्रिज्या परपेंडिकुलर होती है स्पर्श रेखा की, त्रिज्या स्पर्श रेखा के क्या होती है, लंब होती है। फिर क्या समान है, और बताइए क्या समान है भाई, OA और OB बराबर है, क्यों है कि OA भी वृत्त की त्रिज्या है भाई, O से लेकर A तक वृत्त की त्रिज्या और O से लेकर B तक भी वृत्त की त्रिज्या, तो किसी वृत्त की त्रिज्याएं तो समान होंगी यार। भुजा OA बराबर भुजा OB, क्यों है बराबर, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की रेडियस है भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये लिखना है आपको। और क्या बराबर है, OP भुजा दोनों की ओबेनिस्ट है भाई, OAP में भी और OBP में भी, तो भुजा OP बराबर भुजा OP ओवेनिस्ट है। अब आप जानते हैं भाई कि अगर किसी
त्रिभुज में हम दो भुजा और एक कोण बराबर सिद्ध कर दें तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, अर्थात एक को उठाकर दूसरे को ऊपर रखें तो वे एक दूसरे को ढक लेंगे, एक ही दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, भुजा भुजा कोण है ना से, तो क्या लिख सकता हूं, अतः त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम होगा, बराबर का निशान और इस तरह से लगा देते हैं, त्रिभुज किसके, ओ बी पी। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। जब संगत ये दोनों सर्वांग सम है तो भुजा पी ए और पी बी दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। अतः मैं क्या कह सकता हूं, पी ए बराबर पी बी, और यही बात हमें सिद्ध करना था, पी ए बराबर पी बी, यही तो मुझे लाना था। इति सिद्धम, ठीक है भाई, इति सिद्धम। तो आप उपपत्ति को, ये उपपत्ति 2 नंबर का है, बाकी का सब 1 नंबर का है। इस प्रश्न में आपको ये बात ध्यान रखनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, दिया है, फिर सिद्ध करना है, रचना, और लास्ट में उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब प्रमाण, आपको चित्र बनाना है, फिर चित्र का वर्णन दिया है में आ जाएगा, लास्ट की जो लाइन होती है वो सिद्ध करना होता है, और फिर आप, ठीक है, इसको दोबारा से देख लेना अगर समझ में कम आया है तो। अब आते हैं हम सेक्शन डी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ग्राफ वाला पहला प्रश्न होगा। 21वां प्रश्न भाई, कि समीकरण है हमारे पास 2, ठीक है, कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है भाई, ठीक है। तो देखिए, ग्राफ खींचना आप जानते हैं भाई, और अगर नहीं जानते तो मेरे चैनल पर जो दूसरा है ना, सीबी शर्मा क्लासेज, उस पर पूरी गणित पड़ी हुई है, और कक्षा आप उसकी प्लेलिस्ट में जाना है ना। कौन सा चैनल है मेरा, सीबी, इस तरह से लिखेंगे, शर्मा क्लासेज, उसकी प्लेलिस्ट में जाना, और कक्षा 10 गणित लिखा हुआ होगा, मैथमेटिक्स क्लास 10 ऐसे लिखा होगा, मैथमेटिक्स क्लास 10, ठीक है, लिखा हुआ होगा। उस प्लेलिस्ट में जाना, आपको 2 घंटे का वीडियो मिलेगा, जिसमें मैंने ढेरों सवाल, एक से एक बढ़कर सवाल ग्राफ के ऊपर कराए। और अगर इतना बड़ा नहीं देख पाते तो आप एक 15 मिनट का वीडियो, उसी में मैंने एक अलग से और बना के डाल रखा है, जो काफी पॉपुलर हुआ था। उसमें मैंने 2-3 उदाहरण लेकर ग्राफ को बहुत शानदार ढंग से समझाया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो वहां जाकर देख लेना, वैसे मर्जी आपकी भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई हम, कि जो दिए गए समीकरण है ना, इनके निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखिए, ग्राफ तो 2 निर्देशांकों से ही बन जाता है अगर आपने सही निकाले, पर सामान्यतः हम 3 निर्देशांक निकालते। क्यों निकालते हैं, कि 2 अगर आपने गलत निकाल लिए तो आपको गलती का पता नहीं चलेगा, कोई गलत निकल गया तो। लेकिन 3 जब आप निकालोगे, अगर कोई भी एक निर्देशांक आपने गलत निकाला तो जो लाइन आएगी ना, तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वो एक सीधी रेखा नहीं आएगी, सरल रेखा नहीं आएगी, ठीक है। और सरल रेखा नहीं आ रही, इसका मतलब आपके निर्देशांक गलत हैं, तो उससे पता लग जाता है। वैसे अगर आप में क्षमता है तो आप 2 निर्देशांकों से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो समीकरण है वो क्या दिया गया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें एक को अपनी तरफ रख देते हैं, बाकी सभी संख्याओं को दाहिनी तरफ, बराबर के दाहिनी ओर पक्षांतरित कर देते हैं। तो मैं x को यहां रख लेता हूं भाई, तो x बराबर, दोनों को इधर भेजता हूं तो माइनस वाई इधर को जाएगी तो प्लस की, और 1 प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब x का मान क्या हो जाता है, y माइनस 1। तो देखिए, बहुत सरल है वैसे निकालना। y का मान 0 रखिए, कुछ भी रखिए, आपका मन करे,
x का मान निकालती जाइए। तो देखिए यदि y बराबर 2 है तब x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर 1। इसी तरह भाई यदि y बराबर 4 है तब x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4 माइनस 1 बराबर 3। भाई y की जगह रखते जाइए, 4 रखिए, 4 माइनस 1 कुछ भी रखिए, अपनी मर्जी से रख दीजिए यार, पर x का मान पूरा पूरा आना चाहिए बस। इसी तरह यदि y बराबर 0 है, कुछ भी 0 रख दीजिए, तब x बराबर क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 बराबर -1। जो भी आपके निर्देशांक आए हो उनको एक टेबल बना के, जो भी हमारे निर्देशांक आए हैं उनको मैं एक सारणी में लिख लेता हूं। तो देखिए लाइन खींच लेता हूं। ठीक है भाई, ये x के मान और ये y के मान। तो देखिए पहले मैंने क्या किया था, y बराबर 2 रखा था जब, ठीक है, तो x का मान कितना आया था, 1, अर्थात निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 2। तो देखिए 1 और 2, फिर उसके बाद y बराबर 4 मैंने रखा तो x का मान 3, अर्थात 3 और 4। फिर y बराबर 0 है तो x का मान कितना था, -1। ठीक है, इसी तरह अब दूसरे समीकरण को हम हल कर लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है हमारा भाई, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसी तरह 2y को मैं यहां रख लूंगा भाई, और 12 और 3x को इधर भेज दूंगा। तो देखिए 12 माइनस 3x, क्योंकि 12 प्लस के हो जाएंगे, 3x माइनस के, मुझे तो y का मान चाहिए, तो 12 माइनस 3x बटे 2। अब x के मान रखते जाइए और y के मान निकालते जाइए। तो देखिए पहला मान x बराबर मैं क्या रख देता हूं, चलो 0 ही रख देता हूं ना, x बराबर 0 हो तब y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 बटे 2, अर्थात 12 माइनस 0 बटे 2, तो 12 बटे 2 कितना हो जाएगा, 6, अर्थात x बराबर 0 पर y का मान 6। अब देखिए चूंकि बटे में 2 है तो 2 अंतर पर ही हमें मान रखने पड़ेंगे, तभी पूर्ण में आएंगे। अगर बटे में 3 हो तो 3 अंतर पर रखिए, बटे में 5 है तो 5 के अंतर पर रखिए। जैसे अब x बराबर 0 रखा तो अब x बराबर 2 रखना पड़ेगा, बटे 5 होता तो x बराबर 5 रखना पड़ता। ठीक है, तो यदि x बराबर 2 है तब क्या होगा भाई, y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 बटे 2, अर्थात 12 माइनस 6, तो 6 बटे 2 बराबर 3। इसी तरह अगर मैं रखूं x बराबर 4 तब क्या होगा भाई, y बराबर 12 माइनस 4 इंटू 3 बटे 2, अर्थात 12 माइनस 12 बटे 2, अर्थात 0 बटे 2, इसका मतलब 0। तो जो निर्देशांक आए उनको आप उसी तरह जैसे अभी लिखे थे आप नोट कर लें भाई, इस तरह से ये x और ये y, और क्या आया भाई, जैसे 0 पर y का मान क्या था, 6, तो 0 पर 6। अब फिर x बराबर 2 रखा था तो y कितना, 3। इनको उल्टा सीधा मत लिख जाना, नहीं तो पूरा ग्राफ पेपर खराब हो जाएगा। x बराबर 4 तो y बराबर 0। अब इन निर्देशांकों के आधार पर मैं आपको ग्राफ बनाना बताता हूं, इसको याद रखना भाई। 1 2 मतलब x का मान 1 है पहले वाले में, y का मान 1 ज्यादा है, 3 पर 4 माइनस 1 पर 0। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ पेपर पर ले चलता हूं भाई। ठीक है, अब यहां ग्राफ पेपर पर देखिए आपका जो ग्राफ पेपर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। हालांकि ये आईपैड पर पेपर की वो लाइन लिखी हुए हैं, पर वो मिलता ऐसा ही है, बस केवल अंतर इतना होता है कि यहां जो बड़े बड़े खाने आपको दिख रहे हैं इनके बीच में छोटे छोटे 10 खाने और होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। पर आप चिंता ना करें, आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ को 2 भागों में बांटेंगे भाई। इस तरह से एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, ठीक है भाई,
और एक क्षैतिज लाइन खींच दें आप। चलिए यहां खींच देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, हम चलिए इसको हटा देता हूं थोड़ी देर। फिर जो एक एक बड़े खाने पर अंक लिखेंगे, जैसे चलिए कलर चेंज कर लेता हूं, जैसे ये एक एक खाने पर 2, इस तरह से लिखेंगे आप अंक। 4, यहां 5, यहां 6, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से ज्यादा था नहीं कोई, तो यहां -1, -2, माइनस में तो कोई संख्या थी नहीं तो 1, 2 ही लिख लेते हैं। -1, -2, -3, फिर देखेंगे। देखिए पहले ग्राफ में आपको ध्यान होगा कि x बराबर 1 पर y बराबर 2 था, ठीक है, y 1 ज्यादा था, ऐसे ही ना, क्योंकि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 था। तो देखिए 1 पर 2 था, तो देखिए x बराबर 1 ये है और y बराबर 2 ये है, तो ये हो गया कौन सा आपका 1 और 2, अर्थात x का मान 1 है, क्योंकि x की सीध में देखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा और y की सीध में देखेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। फिर क्या था 3 पर 4, तो x बराबर 3 ये रहा, कहां तक चलेंगे भाई इस लाइन पर, y बराबर 4 की सीध में, तो ये आ गया दूसरा भाई, ठीक है। तो इसमें क्या है 3 पर 4, अरे भाई मक्खी परेशान मत करे तो। फिर -1 पर 0, तो देखिए x बराबर -1 ये है और 0, इसका मतलब -1 पर ही रुके रहिए, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, क्योंकि y का मान क्या है 0 है। तो ये हो गया -1 और 0। अब अगर आपने निर्देशांक सही निकाले तो ये सभी बिंदु एक सीध में आने चाहिए। देखते हैं एक सीध में है या नहीं, तो मैं इसको मिलाता हूं भाई। अरे भाई आ जा, देखते हैं स्केल को लाकर एक सीध में है कि नहीं है। एक सीध में, तो अब मैं इसको खींच देता हूं भाई इस तरह से। तो ये जो हल हुआ, ये जो लाइन है किस ग्राफ को व्यक्त कर रही है, किस को, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। उसके निर्देशांकों के आधार पर मैंने ये ग्राफ खींच दिया। अब दूसरे के निर्देशांक आपको पता है 0 पर 6 था, 2 पर 3 और 4 पर 0। तो देखिए पहले 0, 6, अर्थात x बराबर 0 यहां है, क्योंकि ये मूल बिंदु है 0, 0, यहां x का मान 0 और y का मान 0। 0 पर 6, इसका मतलब y की तरफ चलते ऊपर की तरफ आई यहां तक, तो ये 0 और 6 वाला है। चलिए कलर और चेंज कर लेता हूं यहां, अब 0, 6। दूसरा क्या है 2 पर 3, तो देखिए ये x बराबर 2 है और y बराबर 3 ये है, तो ये 2 पर 3 हुआ। फिर है 4 पर 0, तो 4 पर 0, 4 यहां है, तो इसका मतलब यहीं रहेंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, ये 4 और 0 है। अब इन सब को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचनी है, देखते हैं सब कहां मिलते हैं भाई। तो ये पहला था 0, 6 वाला, दूसरा 2, 3, फिर 4, 0, तो मिला दीजिए भाई, एक सीध में आने चाहिए और एक सीध में आ रहे हैं, तो हमारा ग्राफ सही है, ठीक है भाई। तो दोनों कहां प्रतिच्छेद करें, यहां, तो ये इसका आंसर है, अर्थात x बराबर 2 और y बराबर क्या है 3, ये हमारा क्या है आंसर है। पर उसमें कुछ और पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, मैं वापस आपको वहीं ले चलता हूं। इसमें क्या पूछ रहा था कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं से, तो देखिए x अक्ष और इन रेखाओं से बना त्रिभुज, तो देखिए x अक्ष ये है, तो इन रेखाओं से बना ये त्रिभुज है, इसको छायांकित करना है। तो छायांकित करने के लिए चलिए कलर और ले लेते हैं, कौन सा कलर लेते हैं, चलिए इस कलर, नहीं ये तो इसमें जमेगा नहीं, चलो ये कलर ले लेते हैं। तो छायांकित करने के लिए इसको इस तरह से आप कर दें छायांकित, ठीक है भाई, ये छायांकित कर दिया, ठीक है भाई। अगर इनके निर्देशांक भी आपसे पूछे कौन कौन से बिंदु पर, तो इस बिंदु को मैं A मान लूं, इसको B मान लूं
और इसको अगर मैं C मान लूं तो A के निर्देशांक क्या है भाई, 2 और 3। B के निर्देशांक क्या है, B ये बिंदु है -1 और 0, और C के निर्देशांक क्या है, 4 और 0। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि एक्स अक्ष और ये दो रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक भी आपको बताने। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को बना लेंगे। ठीक है भाई, फिर मैं जो दूसरा ग्राफ है उस पर आपको लिए चलता हूं जो अथवा में आया है। देखिए इसमें क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग। तो देखिए इसको इस बाग की विमाएं ग्राफी विधि से ज्ञात करनी है। तो मैं क्या मान लेता हूं, चलिए यहां कर देता हूं इसको, माना बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तो वो क्या कह रहा है, पहला प्रश्न क्या है, पहला समीकरण क्या बनेगा कि बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा भाई, यही है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। और अर्ध परिमाप का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई का योग, क्योंकि आयताकार भाग में 2 बार लंबाई आएगी 2 बार चौड़ाई आएगी। तो एक बार लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, तो इसके 2 भाग कर देता हूं वही में इस तरह से। तो x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है, 36, शायद कितना दिया हुआ है, 36 है। तो देखिए अब मैं देखिए डायरेक्ट निकाल सकूं, y बराबर 1 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5, या 0 रख लीजिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे मान देखिए सीधे सीधे निकालना मैं बता देता हूं आपका, 2 निकाल लीजिए, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। कैसे, x और y, शॉर्ट तरीका बताऊं, 2 निकालिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है यार। कैसे, एक बार x का मान 0 रख दीजिए, एक बार y का मान 0 रख दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, रखिए ना। जब मैं y का मान 0 रखूंगा, y का मान 0 रखूंगा तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 4। ठीक है, और जब मैं x का मान 0 रखूंगा, देखिए पहले तो मैंने क्या रख दिया, यदि y बराबर 0 है तब x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 बराबर 4। तो 4 और 0 निर्देशांक आ गए। अब मैं क्या करता हूं, x बराबर 0 रख देता हूं। यदि x बराबर 0 है तब क्या हो जाएगा, 0 बराबर y प्लस 4। इसका मतलब y बराबर क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा ना। तो देखिए x बराबर 0 पर -4, 2 निर्देशांक बहुत हैं, 3 की जरूरत नहीं है क्योंकि हम गलती नहीं करेंगे। अब यहां आ जाइए, उसी तरह भाई कि आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है कि एक बार x बराबर 0 रख दीजिए, एक बार y बराबर 0। देखिए x और ये y, एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 36, और जब आप देखिए, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 36 हो जाएंगे ना। तो अब इसमें पैमाना मानना पड़ेगा भाई, आपको इसमें पैमाना मानना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। चलिए मानते हैं पैमाना। तो देखिए ले चलते हैं आपको, इसके निर्देशांक 4 0 और 0 -4 मैं लिख लेता हूं कागज पर क्योंकि मुझे दूसरे साइड पर जाना है। तो देखिए 4 0 और 0 -4, फिर 0 36 और 36 0, इनको आप याद रख लें भाई। अब मैं आपको यहां ले चलता हूं ग्राफ पर। तो चलिए दूसरे ग्राफ पर यहां आ जाते हैं, अगला पेज ढूंढ लेते हैं। चलिए उसी तरह इसको 4 भागों में बांटते हैं भाई। नौ खाने चाहिए, अगर 4 भी मानूंगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और नीचे ले लेता हूं। चलिए आप थोड़ा सा गिन लें भाई, ठीक है। ये जरूरी नहीं है बीच में खींचें, आप आगे पीछे भी खींच सकते हैं। देखिए
तो अब मैं इस पर क्या वो करता हूं नामांकन। देखिए तो यहां पैमाना लिख दें भाई, पैमाना क्या मान रहा हूं मैं, 1 बड़ा खाना बराबर 4 इकाई मान लेता हूं। तो देखिए यहां ये तो 0 होगा, यहां 0 0, यहां 4 आ जाएगा, यहां 8, ठीक है, यहां 12, यहां 16, यहां 20, 24, 28, 32 और ये 36। इसी तरह 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और ये 36, ठीक है। और इसी तरह आप माइनस में लिख सकते हैं, ये -4, -8 और -4 और ये -8। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्स अक्ष है, ये माइनस एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है भाई, और ये नीचे की तरफ -y अक्ष है। अब देखिए पहला निर्देशांक आपका क्या था, 4 पर 0, x बराबर 4 और 4 पर 0, तो ये 4 पर 0 हो गया भाई, ठीक है 4। अब इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे पता लगता रहे। तो ये 4 पर 0, ये पहला निर्देशांक हुआ, ठीक भाई। दूसरा था 0 पर -4, तो 0 पर -4 ये हुआ, ये 0 पर -4 हुआ। तो दोनों से ही मैं मिलाकर एक रेखाखंड खींच देता हूं और ये मिल जाएंगे भाई, ठीक है भाई, हो गया भाई। अब दूसरा ग्राफ बनाएंगे 0 पर 36। तो देखो 0 पर 36 तो ये हुआ 0 पर 36, और दूसरा था 36 पर 0, तो ये 36 है, तो 0 यहीं आएगा, ये 36 पर 0। तो अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे भाई, ठीक है भाई। ये दोनों कहां मिल रहे हैं, इस जगह पर, यही हमारा आंसर है। कहां मिल रहा है भाई, देखिए तो x बराबर तो 20 पर मिला और y बराबर कहां मिला, 16 पर। तो इसके निर्देशांक क्या हुए, 20 और 16, यही हमारा आंसर है। अर्थात x का मान कितना है, 20, और y का मान कितना है, 16। x क्या मानी थी हमने, लंबाई किसकी, बाघ की। तो देखिए जोड़ अपने आप आ गया ना भाई, लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, ठीक है भाई, और इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 है। अतः कॉपी में लिखना, बाघ की लंबाई, अतः बाघ की लंबाई बराबर 20 मीटर और बाघ की चौड़ाई बराबर 16 मीटर, यही हमारा आंसर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 22। ये मैंने थोड़ा कठिन स्तर का रखा है क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न ऐसे हैं जिनमें त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों का प्रयोग होता है, तो मैंने इस कारण ये प्रश्न रखा है। वैसे आ भी सकता है, और जैसे पहले वाला है थोड़ा आपके स्तर से ज्यादा हो जाता है, फिर भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, पर सिखाने की दृष्टि से मैंने रखा है। तो देखिए पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि इसमें tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा सिद्ध करना है। देखिए मैं जैसे आपने अपनी पासबुक्स में और अन्य सामग्रियों में पढ़ा होगा उससे थोड़ा अलग कराने का प्रयास करूंगा जिससे ये सरल हो जाए, ठीक है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के प्रश्नों को जितनी भी जो संख्याएं दी गई होती है उनको साइन और कॉस में बदलते हैं, मैं नहीं बदल रहा हूं। तो देखिए मैं जैसे आपको करके बताऊं, LHS ले रहा हूं पहले सवाल का, और LHS क्या है पहले सवाल का, कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, पहले एज इट इज लिखते हैं इसको, फिर है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब आप जानते हैं कि tan और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं,
कॉट के स्थान पर 1/tan थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा के स्थान पर 1/cot थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इसको पूरे को tan में बदल रहा हूं। कैसे बदल रहा हूं? तो देखिए tan थीटा ऊपर है, ध्यान से समझना, 1 - cot थीटा के स्थान पर 1/tan थीटा लिख रहा हूं, प्लस cot थीटा के स्थान पर 1/tan थीटा, और कोष्टक में ये है 1 - tan थीटा। अब इसको देखो, आगे देखिए, tan थीटा ऊपर है, नीचे देखना, tan थीटा में लघुत्तम लूंगा यहां, तो tan थीटा -1 होगा, और अपॉन tan थीटा, तो वो tan थीटा कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ऊपर में लिख दूं tan स्क्वायर थीटा वटे क्या हो जाएगा? tan थीटा -1 प्लस यहां क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा और 1 - tan थीटा। अब यहां देखना, यहां 1 - tan थीटा है और यहां tan थीटा -1 है, तो एक जैसा बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूं भाई, यहां इधर की साइड में जो माइनस कॉमन ले लेता हूं, तब क्या होगा भाई कि tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1 माइनस कर देता हूं 1/tan थीटा, और 1 - tan थीटा के स्थान पर क्या लिख दूंगा भाई? tan थीटा -1। ठीक है भाई। अब इसमें लघुत्तम क्या आ गया भाई? देखना लघुत्तम क्या आ गया, एक तो tan थीटा आ गया और एक ये पूरी संख्या आ जाएगी। तो देखिए लघुत्तम आ गया tan थीटा इंटू tan थीटा -1। तो देखिए पूरी संख्या में पूरी संख्या का भाग देंगे, tan थीटा बार जाएगा, tan थीटा का गुणा tan स्क्वायर थीटा से करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा भाई? tan क्यू थीटा, और माइनस यहां ये पूरा का पूरा बिल्कुल लघुत्तम जैसा है, इसलिए -1। अब ये पूरी संख्या किस में बदल गई? tan थीटा पे घात 3 है -1। अब एक सूत्र आपने बीज गणित में पढ़ा था कि AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है? A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है भाई, ये पढ़ा है ना आपने, ध्यान होगा कक्षा 9th में। तो देखिए A के स्थान पर tan थीटा रख दीजिए, और 1 की घात 3 है, तो B के स्थान पर क्या रख दीजिए? 1। तो रखिए भाई, यहां देखिए A माइनस B, इसका मतलब tan थीटा -1। आपको क्या करना है? A के स्थान पर तो tan थीटा रखो, और B के स्थान पर क्या रखो? सॉरी, मतलब tan थीटा की जगह A रख, मतलब इस सूत्र में A की जगह tan थीटा रखो और B की जगह क्या रखो? 1, तो सूत्र ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये वैसे आपको लिख दें तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। इधर देखो A स्क्वायर, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा, फिर AB, इसका मतलब tan थीटा और एक का गुणा, तो प्लस tan थीटा प्लस B स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा -1। तो देखिए tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कट जाएगा। ऊपर देखिए ध्यान से, ऊपर क्या है? देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, सर्वसम नंबर 2, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, और बटे में क्या बचा? tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा का दोनों में भाग है, तो दोनों में भाग दे दीजिए। तो मैं क्या लिख दूं भाई? sec स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा, प्लस फिर tan थीटा के नीचे भी tan थीटा। मैंने क्या किया? दोनों के नीचे tan थीटा लिख दिया, sec स्क्वायर थीटा के नीचे भी tan थीटा लिख दिया, और tan थीटा के नीचे भी tan थीटा, क्योंकि tan थीटा दोनों के नीचे बटे में है। अब देखिए sec किसका व्युत्क्रम है? cos का, तो sec स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं? 1/cos स्क्वायर थीटा। ये तो sec स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखा, बटे में क्या है? tan थीटा, और tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो बटे कहां चला जाएगा? ऊपर, और यहां tan से tan कट गया तो बचा 1। तो देखिए cos से ये स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा भाई? 1/cos थीटा, एक तो 1/cos थीटा बचा,
दूसरा क्या बचा 1/sin θ और +1। तो अब हम जानते हैं भाई 1/cos θ किसके बराबर होता है sec θ के, और 1/sin θ किसके बराबर होता है cosec θ के, और +1। तो यही तो आ गया ना भाई 1 + sec θ cosec θ, और यही हमारी क्या थी RHS इति सिद्धम। यही तो सिद्ध करना था, देखना कहां है भाई 1 + sec θ cosec θ, 1 + sec θ cosec θ। तो देखिए हो गया ना कमाल, बिना साइन कॉस में परिवर्तित किए। देखिए इन प्रश्नों से आपको घबराना नहीं है, आप कोई भी सर्वसम या सूत्र लेकर करते जाइए, मुकाम तक जरूर पहुंच जाएंगे। दूसरा प्रश्न और देखिए, ये और खतरनाक है क्योंकि इसमें सारी जो जितनी भी तीनों सर्वसमकाएं उनका प्रयोग होगा, सारे सूत्रों का, जितने भी त्रिकोणमितीय सूत्र हैं सबका प्रयोग हो जाएगा। तो चलिए मैं कलर ही चेंज कर देता हूं इसके लिए। चलो भाई सूत्र क्या है भाई, सॉरी वो सवाल क्या है, sin θ + cosec θ का स्क्वायर cos θ + sec θ का स्क्वायर। तो पहले तो इसको लिख देता हूं, LHS ही ले लेता हूं दूसरे का LHS। ये क्या है भाई sin θ + cosec θ का स्क्वायर प्लस sec θ, नहीं सॉरी cos θ प्लस sec θ का स्क्वायर। यही है ना भाई, देख लीजिए कहां है sin θ + cosec θ का वर्ग और cos θ + sec θ का होल स्क्वायर बराबर 7 tan² θ + cot² θ। हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए होल स्क्वायर खोलिए भाई, पहली संख्या का वर्ग sin² θ प्लस बीच में गुणा का दुगना, तो 2 sin θ इंटू cosec θ, ठीक है। दूसरी का वर्ग cosec² θ, ठीक भाई। अब देखिए यहां आ जाइए, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो पहली का वर्ग cos² θ, बीच में दोनों के गुणा का दुगना, तो 2 इंटू cos θ sec θ प्लस दूसरी का वर्ग अर्थात sec² θ। अब हम जानते हैं क्या क्या, देखो हमने सर्वसमकाएं कौन कौन सी पढ़ी थी। पहली सर्वसमका क्या थी हमारी कि sin² θ + cos² θ बराबर होता है 1। तो आप जहां भी sin² + cos² देखें वहां 1 लिखेंगे। दूसरी सर्वसमका क्या थी कि sec² θ किसके बराबर होता है 1 + tan² θ के, तो sec² θ के स्थान पर 1 + tan² θ लिखना है। और तीसरी क्या है कि cosec² θ हो तो 1 + cot² θ लिखना है, ठीक है। और साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो देखिए पहली बार यहां देखिए, अब फिर चलो मैं कलर चेंज करता हूं, sin² θ प्लस cos² θ। तो देखिए मैं क्या लिख देता हूं 1 प्लस sin θ और cosec θ का गुणनफल क्या होता है 1। क्यों? क्योंकि cosec θ बराबर क्या होता है, मैं यहां इसको लिख देता हूं, cosec θ बराबर क्या होता है 1/sin θ। इसी तरह sec θ बराबर क्या होता है 1/cos θ। ये आपको सूत्र आने चाहिए भाई। तो देखिए cosec θ की जगह में 1/sin θ लिखूंगा तो साइन से साइन कट जाएगा, तो केवल क्या रह जाएगा 2, तो 1 + 2। फिर यहां आ जाइए cosec² θ, और cosec² θ के स्थान पर क्या लिखूंगा 1 + cot² θ, तो 1 + cot² θ। कहां तक आ गए cosec तक। अब cos² तो ले लिया था हमने, यहां आ जाइए 2 cos θ sec θ, तो cos और sec का गुणनफल 1 होता है, क्योंकि sec के स्थान पर 1/cos लिखूंगा तो cos से cos कट जाएगा, तो केवल क्या रह जाएगा 2। फिर क्या आ गया sec² θ, और sec² θ के स्थान पर क्या लिखूंगा 1 + tan² θ, 1 + tan² θ। जोड़ना भाई 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, क्या आ गया भाई 7 प्लस क्या आ गया cot² θ प्लस tan² θ। और भाई यही सिद्ध करवा रहा था, है ना छोटा सा सवाल, कितना बड़ा लेंदी सवाल लग रहा था, यही सिद्ध करवा रहा है ना
तो ये हमारे क्या है, RHS बराबर RHS इति सिद्धम। अगर समझ में नहीं आया है तो बैक कीजिए, ठीक है, और फिर दोबारा से इसको सुन लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। 23वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 25 है, दिया गया है भाई, एफ का मान ज्ञात करना, क्योंकि 4 नंबर वाली बात है, कुछ तो लगाएगा भाई। और दूसरे में माध्यक दिया गया है 32.5, अथवा में F1 और F2 के मान निकालने। तो चलिए मैं पहला आपको करके बता देता हूं। तो देखिए 0 से लेकर 50 तक चल, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए वो बनाता हूं मैं। तो और ये तो देखिए यहां तो वर्ग लिख देता हूं, क्या हो गया भाई, हाँ हाँ समझ में आ गया। हाँ तो यहां तो वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यही है ना भाई, 40 से 50, ठीक। तो मैंने बताया ना, माध्य का नाम सुनते ही आप पहले x लिख, तो x लिख लेते हैं। x का मतलब मध्य बिंदु, वर्ग का मध्य। तो देखो 0 और 10 का माध्य क्या होगा, 5। अब इनमें अंतर कितना है, 10 10 का, तो 10 10 जोड़ते चले जाइए, 5 और 10 15, 10 25, 35 और 45। तो देखिए 40 और 50 के बीच में 45 आता है ना, ठीक सा। अब इसकी बारंबारता लिख लीजिए, F क्या है भाई, तो देखिए 5 18 15, 5 18 15, F और 6। अब देखिए सवाल करने के दो तरीके हैं, या तो fx वाली विधि से ही कर दीजिए आप चाहें तो, नहीं तो फिर कल्पित माध्य विधि से कीजिए, पग विचलन विधि से कीजिए, जिस विधि से आप चाहें उससे आप कर दीजिए। चलिए fx वाली विधि से इसको xi व्यक्त कर दूं, इसको fi व्यक्त कर दें, तो देखिए fi डॉट xi। आप चाहें तो केवल fx लिख सकते हैं। तो देखिए 5 गुणा 5 करेंगे 25, ठीक भाई। 15 गुणा 18 करेंगे तो 18 पंजे 90 और 18 कन 18 और 9 27, ठीक है भाई। फिर 15 पन 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, ठीक भाई। फिर 35 गुणा f करेंगे तो 35f, इसको ऐसा कैसा लिखा रहने दो। फिर 45 गुणा 6 करेंगे, 5 छिंगी 30 और ये 270। अब हम क्या करेंगे भाई, आपको पता ही है, क्या पता है कि सिग्मा FI अर्थात इस कॉलम का जोड़ करेंगे। जोड़ कीजिए भाई, कैसे, इन संख्याओं को अलग जोड़े भाई। तो देखिए 35 के साथ नहीं जोड़ना है, तो देखिए 5 और 5 10, ठीक है। फिर 2 14 और 2 16, 16 और 7 23 और 1 24, ठीक है भाई। 7 7 7 21 और 2 23 और 1 24। फिर 2 4 और 3 7 और 2 9, 940 तो वैसे हो गए, और 35f अलग है भाई, 35f जोड़ लेना दोबारा से आप, ठीक है। 270 और 270 540 और 375 हो जाएंगे भाई, और 900 सही है, 915 और 915 और 25 940 35 है, हो गया। फिर आप सिग्मा एफ अर्थात बारंबारताओं का योग भी ज्ञात कर लें, बराबर। तो देखिए
5 और 18 23, 38 और 6 44। तो देखिए 44 प्लस एफ। ठीक है, अब सूत्र लिखिए कि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई या सिग्मा एफ एक्स लिख दीजिए बटे सिग्मा एफ। अब माध्य कितना दिया गया है, देखिए इसमें 25 दिया गया है, इसलिए एक्स बार के स्थान पर क्या लिख दूं मैं 25 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई के स्थान पर 940 प्लस 35 एफ बटे सिग्मा एफ आई के स्थान पर क्या लिखूं 44 प्लस एफ। अब बस गुणा कर दीजिए, तो देखिए कैसे लिखेंगे 940 प्लस 35 एफ बराबर 25 गुणा 44 करेंगे 25 चौका 100। ठीक है सब, और 25 चौका 100 और 10 110 प्लस 25 एफ। पक्षांतरण कर दीजिए भाई 35 एफ माइनस 25 एफ, ये इधर आ जाएंगे तो माइनस के 25 है बराबर 1100 माइनस 940। तो देखिए ये बचेंगे 10 एफ बराबर ये 160। ठीक है भाई, तो एफ बराबर 160 बटे 10 बराबर 16 और यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह से आप कर लेंगे भाई, आसानी से हो जाएगा ना। आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही माध्य देखें आप वर्ग का मध्य बिंदु x निकालें, जैसे ही माध्यक देखें CF निकालें और बहुलक देखें सीधे सीधे सूत्र लगा दें। केवल क्या देखना है कि सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, वही बहुलक वर्ग आ जाएगा और फिर सीधे सूत्र लगा दें। तो ध्यान रखना है भाई इस तरह से। ठीक है, ये और इसमें जमाना आपने सीख लिया, कैलकुलेशन और आप देख लेना। अब देखिए दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न भी लिखते हैं, उसी तरह भाई बनाते हैं। ये वर्ग हो गया भाई, ये बारंबारता वाला हो गया और ये CF वाला हो जाएगा। चलिए तो देखिए वर्ग कितने से शुरू है भाई, देखते हैं इसमें, और 70 तक जाना है भाई, लेंदी है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। यही है ना भाई, 60 से 70। ठीक है, अब बारंबारताएं क्या है, एफ कितनी है देखिए याद करके चलते हैं। F1 5 9 12, यहां F1 लिखा हुआ है 5 9 12, 5 9 12। फिर F2 3 2 और 40 योग दे रखा है। F2 3 और 2 और इसका योग दे रखा है 40। तो देखिए ये सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ कितना दे रखा है 40। ठीक है भाई, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बारंबारताओं का योग करने के लिए CF निकालते हैं। कहा था ना मैंने कि माध्यक जैसे ही देखें तो उसमें CF निकालें। तो देखिए F1 प्लस 5, यहां क्या हो जाएगा F1 प्लस, इसमें तो F1 आएगा। ठीक है भाई, पहले में तो उसी को लिख देते हैं, तो F1 आ गया भाई। दूसरे में जोड़ते चले जाते हैं ना, जेड बनाते हुए इस तरह से यूं। हाँ भाई, तो देखिए इसमें आ जाएगा F1 प्लस 5, F1 और फिर 5 जुड़ गया,
फिर 9 जुड़ जाएगा तो F1 प्लस 5 और 9 14, फिर 12 और जुड़ जाएंगे तो F1 प्लस 14 और 12 26, फिर F2 जुड़ेगा तो देखिए F1 प्लस F2 प्लस 26। ठीक है भाई, अब 3 और जुड़ेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस 29 और 2 और जुड़ेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस 31। अब आपको पता है कि ये सब क्या है, लास्ट का जो पद है ये n कहलाता है। ये n किसके बराबर है भाई, F1 प्लस F2 प्लस 31 के। वैसे बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है इसने, देखिए यहां दे रखा है 40। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न यही शुरू होता है, आप नीचे लिखना कॉपी में, दिया है, क्या दिया है, बारंबारताओं का योग 40, इसलिए मैं सीधे लिख रहा हूं F1 प्लस F2 प्लस 31 बराबर 40। इसका मतलब F1 प्लस F2 दोनों मिलकर कितने आएंगे, 40 माइनस 31, या कहूं कि F1 प्लस F2 का योग 9 है। बात आई समझ में कि F1 और F2 का योग कितना है, 9, तभी तो 31 और 9 40 जुड़ेंगे। अब देखिए अगला क्या दिया गया है, माध्यक इसमें दिया गया है 32.5। तो चूंकि माध्यक 32.5 है, अब देखिए 32.5 कहां आएगा, किस वर्ग में आएगा, इस वर्ग में आएगा, इसलिए ये क्या हुआ, माध्यक वर्ग। अतः माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग कौन सा हुआ भाई, 30 से 40। तो माध्यक वर्ग मैंने निकाल लिया 30 से 40। ठीक है भाई, अब माध्यिका का सूत्र लिखिए। सूत्र क्या कह रहा है कि m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, यही सूत्र है ना। l क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, अब जमाइए। अब m का मान दिया गया है 32.5, ये लिखा हुआ है ना, माध्यक कितना है 32.5, तो m अर्थात माध्यक की जगह में लिख देता हूं 32.5 बराबर l, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग क्या है 30 से 40, तो इसकी निम्न सीमा क्या है 30, तो l के स्थान पर मैंने लिख दिया 30 प्लस। ठीक भाई, n बटे 2। अब n क्योंकि यहां सिग्मा f और n एक ही चीज होते हैं, n का मतलब भी बारंबारताओं का योग और सिग्मा f का मतलब भी क्या है, बारंबारताओं का योग, क्योंकि इसमें योग दे रखा है। तो देखिए n बटे 2 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो n बटे 2 के स्थान पर क्या लिख देता हूं 20 माइनस CF क्या है, यहां माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग कौन सा है, ये, इससे ठीक पहला वाला वर्ग ये है, तो इसकी संचयी बारंबारता क्या है F1 प्लस 14। भाई माध्यक वर्ग ये है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या है F1 प्लस 14। तो देखिए F1 प्लस 14 बटे F अर्थात माध्यक वर्ग की बारंबारता, और माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है 12 इंटू H, और H कितना है हमारा वर्गंतराल, वर्गंतराल कितना है 10। ठीक भाई, तो देखिए 30 को इधर ले आइए तो 32.5 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा 20, माइनस माइनस के कारण F1 माइनस का और 14 माइनस के बटे 12 और ये गुणा 10। तो देखिए ये कितने हो जाएंगे भाई, 32 में से 30 गए तो 2.5 बराबर 20 में से 14 घटाइए 6 माइनस F1 बटे, ठीक है, और इसको काट देते हैं 5 और ये 6, तो बटे 6 गुणा 5। तो देखिए बजगुणा कर दीजिए, 25 की 1.5 है तो ये हो जाएंगे 15.0 बराबर 6 का गुणा 2.5 से होगा, 5 का गुणा कीजिए 6 से 30 माइनस 5 गुणा F1 तो 5 F1, पक्षांतरण कर दीजिए, 5 F1 को अपनी तरफ ले आए बराबर 30 और 15 इधर को जाएंगे तो माइनस के 30 से 15 गए तो 15, तो F1 का मान कितना हो जाएगा 15/5 बराबर 3। अब F1 का मान आ गया 3, तो सीधी सी बात है F, देखिए F1 और F2 का मान कितना है 9,
इसलिए F2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 बराबर 6। चूंकि हमें पहले ही पता लगा लिया था कि दोनों बारंबारताओं का योग कितने के बराबर है, 9 के बराबर। इसलिए जब F1 का मान 3 आ गया तो F2 कितना आ जाएगा, 6। और यही मान हमें निकालना था। आंसर जरूर लिखना है। अतः गणना से F1 का मान 3 और F2 बराबर कितना है, 6। और यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह से आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैंने दोनों ही प्रश्नों को आपको हल करा दिया भाई। अब इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दें। देखिए, मैं भी निस्वार्थ भाव से इस वीडियो को बना रहा हूं, आप भी निस्वार्थी बनिए और अपने साथियों का भला चाहने के लिए इसको फॉरवर्ड कर दें। अगर आपको अच्छा लगा है और बेकार लगा है तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो आपने ये पूरा वीडियो यहां तक देखा ही क्यों होगा। और हाँ, चलते चलते यार सब्सक्राइब कर दो, एक बढ़िया सा कमेंट, जिससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी यार, हाँ मैंने कुछ आपके लिए किया है। और अगर आपको वास्तव में ऐसा लगा है मैंने कुछ किया है तो आप कमेंट जरूर करें। लाइक का बटन भी, तो पता तो लग जाता है यार कितने लोगों को ये मेरा प्रयास पसंद आया। तो इसमें जाता क्या है भाई आपका, आप ये ना समझें कि मैंने वैसे ही लिख दिया है। प्रश्नों का संकलन करना बिल्कुल ब्लूप्रिंट के आधार पर, कौन सा प्रश्न कब कब आया है, पुराने प्रश्न पत्रों को देखना इतना आसान नहीं है। एक इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं और रोजाना मैं कम से कम 5-6 घंटे इसी पे काम कर रहा हूं तब जाके, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक आप इसी तरह पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और सफलता की ऊंचाइयों को चढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।